गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा PYQ सेट है दिसंबर 2008 ज्योग्राफी। आइए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं? घाटियों का प्रासर्वीय विस्तार या सेल सामग्री का खंडित होना? तो राइट आंसर है सेल सामग्री का खंडित होना। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स किसकी निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं? पहला है हिमनदीय प्रदेश की या चूना पत्थर प्रदेश की। तो राइट आंसर है चूना पत्थर प्रदेश की। नेक्स्ट हमारे पास है आपका ऊष्मा बजट बताता है। ऊष्मा बजट क्या बताता है? पहला सौर विकिरण को या बी अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन को। तो बी सही है। उसके बाद हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ संहिति के प्रकार लिखे हैं, संकेत लिखे हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे आपके आ सकता है कि आर्कटिक संहति क्या है, तो उसका मीनिंग है AA। और अंटार्कटिक का मीनिंग होगा E। और भूमध्य रेखीय संहति का अर्थ है T और उष्णकटिबंधीय संहति का अर्थ है A। फ्रेंड्स, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और अगर कोई भी ऐसा दावा करता है तो इसका मीनिंग है वो क्लियर। देखो, एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आने वाला है, और क्या क्वेश्चन का जो है यही नहीं कि इससे ज़्यादा आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन हम हाँ लास्ट 10 ईयर के पैटर्न को देखते हुए एक अनुमान लगा सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी से ज़्यादा पूछा जा रहा है या पीपल एंड एनवायरनमेंट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि PYQ सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियाँ का सही अनुक्रम क्या है? पहला है क्षिप्रिका, जलप्रपात, जलोढ़पंख, संप्राय मृदान, या जलप्रपात, क्षिप्रिका, संप्राय मृदान और जलोढ़पंख। तो राइट आंसर ए सही है। उसके बाद हमारे पास असर्सन और रीजन है, देखते हैं। पहला है क्षोभमंडल में जल के सूक्ष्म कण अधिक पाए जाते हैं और समताप मंडल की तुलना में क्षोभमंडल में तापमान विभिन्नता कम खतरनाक है। तो राइट आंसर ए है, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, मृदा जल बजट विकसित किया गया था थार्नविट द्वारा या केंड्रयू द्वारा? तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, वृहद महासागरों के क्षेत्र के संबंध में सही अनुक्रम है? बी प्रशांत अटलांटिक हिंद या आर्कटिक, या हिंद प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक। तो राइट आंसर बी सही है। ये महासागर जो हैं उनका एक सीरियल पूछा है कि उनका फॉर्म किस तरह से वो हैं पैटर्न में बने हुए अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है। बंगाल की खाड़ी है क्या बड़ा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपसमूह? तो राइट आंसर डी सही है। फिर हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं। लिखा है लघु जलवायु विज्ञान का संबंध किस विद्वान से है? वारिस्टर से है। भू आकृति विज्ञान का संबंध वार्ड से है। मौसम विज्ञान का संबंध ग्रिफिथ टेलर से, और जल विज्ञान का संबंध पीटरसन से है। फिर नीचे असर्सन रीजन दिए गए हैं, लिखा है शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है, या आर शुष्क में अर्धशुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि की वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी की ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? अभी आ गया है नर्सरी लेवल तक का क्वेश्चन। ठीक है, नर्सरी लेवल का क्वेश्चन मीन्स अगर आपने डेफिनेटली ग्रेजुएशन की है ज्योग्राफी से या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो आपको ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, ये जी के टाइप क्वेश्चन है। और अगर आप समझें क्वेश्चन का पैटर्न आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन रट कर याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट तो आपको अपने क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के UGC नेट का पेपर निकालना अपने आप में बहुत एक हम कह सकते हैं बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल ही बेस्ड है PYQ के ऊपर, तो PYQ से आपको ये मदद मिलती है कि लास्ट पैटर्न किस तरह से रहा है 10 ईयर्स का। ठीक है, और एक पैटर्न समझ में आ जाता है, और मोस्टली टाइम कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए UGC नेट हो या IAS PCS किसी भी तरह का एग्ज़ाम, तो PYQ का क्या रोल है ये हम सभी को बहुत बेहतर तरीके से पता है। आइए देखते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है क्या? कागज उद्योग या बी इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण? तो राइट आंसर बी सही रहेगा। उसके बाद लिखा है उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शक्ति शीतकालीन, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? तो लिखा है 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट ना।
लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन नंबर लिखा है, यदि किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 लाख है तो जिफ के श्रेणी आकार नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या क्या होगी? पहला है ए 6 लाख और सी 2 लाख, तो राइट आंसर सी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपका 15 लिखा है, सीमांत की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला है सीमांत मंडल जोन में, या बी है सीमांत बहुमुखी होता है, तो राइट आंसर ए है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है किससे? खनिजों की उपलब्धता पर या स्थलाकृतिक विशेषताओं पर? तो स्थलाकृतिक विशेषताओं पर। डेफिनेटली जहाँ भी पॉपुलेशन रहेगी वहाँ पे मिनरल्स कितने हैं ये ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ये वेरी करेगा कि वहाँ की स्थलाकृतियाँ, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, फिजिकल लैंड फॉर्म है, वो किस तरह की हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि धर्मों के अनुसार समूहों में किसका मध्य पूर्व में उद्भव हुआ? पहला है यहूदी, इस्लाम और कन्फ्यूशियन धर्म, या बी है यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, तो बी वाला सही है। उसके बाद लिखा है ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है क्या? जल की कमी या त्वचा कैंसर का होना, तो त्वचा कैंसर का होना। ये भी नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद है 19 एंथ्रोपोजियोग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी है? एफ रेडजेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहने का सेंस यहाँ पे यही है कि ये तो जो एक जोग्राफर्स को या एक स्टूडेंट्स को पता ही होता है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास हमबोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस कहाँ क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क करने के बाद लिखी थी? तो पहला है यूरोप या दक्षिण अमेरिका, तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। 12 में लिखा है कि 22 ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक की पुस्तक का संपादन किसने किया? तो मैकिंडर ने या ग्रिफिथ टेलर ने? तो टेलर ने, ठीक है। 23 है। 23 में लिखा है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, आइए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में विद्वान हैं और उनके योगदान का चित्र है। सबसे पहले सॉवर है। सॉवर ने किस में योगदान दिया है? सांस्कृतिक भूगोल में, टाफे ने परिवहन भूगोल में, और एल सी किंग ने भूआकृति विज्ञान में, और बेकर ने कृषि भूगोल में। फिर से मैच द फॉलोइंग है और कुछ विद्वान हैं और उनके मॉडल हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टालर ने जो मॉडल दिया है केंद्रीय स्थल सिद्धांत, रेवेंस्टीन ने सिद्धांत दिया है प्रवास के नियम, टांसले ने दिया है पारिस्थितिक तंत्र, और लुसियेन फेब्रे ने दिया है संभावनावाद। उसके बाद नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक है क्वेश्चन 25 का, और 25 में लिखा है क्या? जनजाति और राज्य, ठीक है। तो मिकिर जनजाति है, मिकिर जनजाति पाई जाती है मेघालय में, कोरवा कोरवा पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, और थारू थारू उत्तराखंड में, और ओंग अंडमान और निकोबार द्वीपों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से है 26 लिखा है, अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है? क्या प्राथमिक या चतुर्थक? तो चतुर्थक। आई होप आपको इकोनॉमिक्स में सेक्टर तो क्लियर है ना, तो ये वही कह रहा है आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है? क्या जल संसाधन या कोयला संसाधन? तो कोयला संसाधन। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी? एस भाटिया ने या SP चैटर्जी ने? तो राइट आंसर रहेगा S भाटिया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है 29, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है? कोयला इस्पात जल या कोयला विद्युत बाजार? तो कोयला इस्पात जल। भारी उद्योग आई थिंक आप समझ रहे हैं, हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या चाहिए? कोयला चाहिए, इस्पात चाहिए ना। कोयला इस्पात मीन्स जब आयरन को गर्म किया जाएगा तो उसके लिए कोयला चाहिए, और फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए भी जल चाहिए ना। तो इस तरह से इंडस्ट्री चलती हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारधारा दर्शन अगस्त कांटे द्वारा विकसित की गई थी? व्यवहारवाद, अनुभववाद या प्रत्यक्षवाद? तो प्रत्यक्षवाद है। लिखा है अनुक्रमिक स्वामित्व अव्यूपेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? बेरोस ने या व्हिटलेसी ने? तो DS व्हिटलेसी, राइट आंसर सी सही रहेगा। उसके बाद है प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास या संतुलित विकास? तो राइट आंसर बी सही रहेगा। उसके बाद हमारे पास 23 प्रतिचुंबक काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है किससे? पश्चिमी घाट योजना से या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से? तो राइट आंसर डी सही रहेगा। फिर हमारे पास 34 क्वेश्चन है, असर्सन और रीजन फिर से आ चुके हैं। लिखा है रेडजेल की लेविंसराव की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान होता है, और आर है रेडजेल निश्चयवादी थे और डार्विन के योगदान की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे।
तो राइट आंसर है बी, दोनों सही हैं, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होने वाली मृदा को कहते हैं क्या? मरुस्थलीय मृदा या पीट मृदा? तो उसे कहते हैं पीट मृदा। ठीक है, आगे देखिए। तो पीट मृदा, यहाँ यही लिखा है कि सड़ी गली वनस्पति से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केवल और तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिम आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिम घाटी के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश या उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश? ऊपर है उप उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश और ये सेकंड है बी, उष्णकटिबंधीय स्टेप प्रदेश। तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है? तो बिहार या पंजाब? तो पंजाब में। प्रति हेक्टेयर उत्पादक में पंजाब है गेहूं में, और गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है उसमें उत्तर प्रदेश है। फिर से सुनिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादक में जैसे एकड़ होता है वैसे प्रति हेक्टेयर भी होता है। तो प्रति हेक्टेयर उगाया जाता है सबसे ज़्यादा गेहूं पंजाब में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है। वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारत का कौन सा स्थान बुरी तरह प्रभावित हुआ था? नागापट्टिनम या विशाखापट्टनम? तो पहला आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। 41 में क्या लिखा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे मापक का मानचित्र है? तो पहला आंसर है हमारे पास ए, ऑप्शन है भू संपदा संबंधी मानचित्र, और यहाँ पे बी है हमारे पास सेकंड ऑप्शन में लिखा है सी, विश्व एटलस मानचित्र। तो हमारे पास सी वाला सही है। फिर लिखा है दूरस्थ संवेदन में 4 भिन्न प्रकार की रेजोल्यूशन हैं, उन्हें उपयोग करने के लिए सही अनुक्रम का चयन कीजिए या पहचान कीजिए। तो पहला है रेडियो सक्रिय स्थानिक स्पेक्ट्रमी कालिक, या बी है स्थानिक स्पेक्ट्रमी रेडियो सक्रिय कालिक। तो बी आंसर सही है। मीन सैटेलाइट से जब इमेजेस नीचे देखी जाती हैं तो उसका एक सेट है, उसमें सबसे पहले क्या सेट किया जाता है? पहले स्थान सेट किया जाता है, लोकेशन क्या है, फिर स्पेक्ट्रम सेट किया जाता है ना, फिर रेडियो सक्रियता। तो इस तरह से ये पैटर्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 43। प्रकीर्णन डिस्पर्शन का माप कौन सा है? माध्यिका या मानक विचलन? तो राइट आंसर सी सही रहेगा। फिर हमारे पास 44 लिखा है। समाश्रयण रिग्रेशन विश्लेषण का प्रतिपादक कौन है? क्लार्क एवं इवंसन या डी फ्रांसिस गाल्टन? उसके बाद है डी सही है। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दाहिने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोदावरी, महानदी, हमारे पास है गोदावरी, महानदी, कावेरी या कृष्णा, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो प्रश्न था भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर तो आई थिंक आपको पता है ना, ऊपर टॉप में होता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, पूरा पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर ये नदियाँ हैं। सबसे पहले महानदी आती है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है, इस तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर बी सही रहेगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। सड़क अभिगम्यता को किसके द्वारा बेहतर प्रतिरूपित किया जा सकता है? रेखीय बार आरेख के द्वारा या प्रवाह रेखा मानचित्र के द्वारा? तो डी आंसर सही है। अब हमारे पास आ चुका है फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन, और हमें पता है कि एज अ यूजीसी स्टूडेंट होने के नाते कॉम्प्रिहेंशन का क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। तो डेली बेसिस पे आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, या तो आप कोई स्टडी कर रहे हैं इस तरह की जिसमें आपको चाहे अनचाहे नोन अननोन तरीके से आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये भी इसी में काउंट हो जाएगा ना। लेकिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं दिन भर में रीडिंग ना करने का मीनिंग ये है कहने का कि आपका बुक से कोई रिलेशन नहीं है और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वहाँ पर जो आपको अब टेक्निक बताई जाएगी जिसको हम लास्ट टाइम से आपको बोलते हुए आए हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए काम नहीं करेगी। ये उसके लिए काम करेगी जो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए काम करेगी। आइए देखते हैं। तो पहला है 17वीं शताब्दी, वैज्ञानिक क्रांति, सामान्यीकरण, संप्रेषण के अधिक उपयोग तरीके, विशिष्ट तथ्य, सटीक विवरण, सामान्य सिद्धांत, विशिष्ट तथ्य सिद्धांत के निर्माण, परिणामों की संप्रेषण, न्यूटन और लेबिंज के द्वारा कैलकुलस का स्वतंत्र विकास, अति महत्वपूर्ण कदम, गणितीय क्रियाविधियाँ, तर्क की प्रक्रिया, परिणामों की संप्रेषण, सार्वभौमिक भाषा, विज्ञान के अधिकतर वर्तमान
मूल 18वीं शताब्दी। अध्ययन को स्वीकार्य विधियाँ, परिकल्पनाओं का सत्यापन। उसके बाद हमारे पास विश्व स्तरीय क्रियाविधियाँ, 18वीं शताब्दी। कांट द्वारा व्यक्त विचार स्वीकृत हो गए थे, समूह विकसित हुए, उपयोगी सिद्ध हुए, विशिष्ट क्षेत्र प्रकट होते, नए क्षेत्र कांट के शब्दों में ज्ञान के तार्किक विभाग बन गए, विभाजन ज्ञान के काल, स्थान संबंधी भौतिक वर्गीकरण, सार्वभौमिक सिद्धांत या सार्वभौमिक विद्वता। अंतिम व्यक्ति हम्बोल्ट। पृथ्वी पर उसने विद्वान को अपने समकालीन विद्वान व्यक्तियों द्वारा ऐसी प्रशंसा नहीं मिली जैसी प्रशंसा किसको मिली, हम्बोल्ट को मिली। हम्बोल्ट सबसे फेमस माने जाते हैं अपने टाइम पे, ठीक है, जो उनका ये कह रहा था। विद्वता के संसार, 19वीं शताब्दी। मूलभूत परिवर्तन, शैक्षणिक विषय, विद्वानों की कुल संख्या, असाधारण आकार, अतिरिक्त पृथ्वी, प्रलेखित तथ्यों, अत्यधिक बड़ी, हम्बोल्ट पृथ्वी से ज्ञान के दाता तब संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। लिखा है लेखांश का केंद्रीय विषय किस से संबंधित है। तो पहला आंसर ए, वैज्ञानिक क्रांति का विकास या न्यूटन की लिबनीज द्वारा किया गया वैज्ञानिक शोध, तो ए सही है। उसके बाद हमारा है विज्ञान की विभिन्नता, विभिन्न शाखाओं की बड़ी संख्या का मूल किसमें है, 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में, सी आंसर सही है। फिर लिखा है कांट की अवधारणाओं और विधियाँ क्यों 18वीं शताब्दी में स्वीकार्य हैं। पहला है क्योंकि कांट भौतिक भूगोलवेत्ता थे, या डी सिद्धांत का विकास और उसका सत्यापन संभव था, तो डी आंसर सही है। उसके बाद हमारे पास है अंतिम महान बहुशास्त्रज्ञ कौन थे, तो पहला हम्बोल्ट है या कांट, तो हम्बोल्ट बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।